हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में कि सेक्शन ए क्या होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है और इस सैंपल पेपर को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है ही है, और मैं सॉल्व करूंगा अभी पूरा का पूरा अभी आप लोगों के साथ। और मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कौन से कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करना है, क्या शॉर्ट ट्रिक लगाई जा सकती है, ये सारी की सारी बातें मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस बात पर फोकस करें कि हम लोग इसके सारे के सारे सेक्शन रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो आप सभी लोग, क्योंकि अभी ये आया हुआ है, लॉन्च हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करा है, आप लोगों के लिए एक एक सेक्शन वाइज वीडियोज निकाल रहे हैं। इसकी वीडियो मतलब सेक्शन बी की वीडियो कुछ ही घंटों बाद अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को छूटे ना। और सीबीएसई की भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी या जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो क्या कोर्स में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या सीबीएसई ने गलत कर दिया, क्या सीबीएसई नहीं किया, उन सब चीज़ों के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आइए जरा शुरू करते हैं एनी टाइम हमारा ये सैम्पल पेपर, और आप सब लोग भी तैयार हो जाइए क्योंकि आप इस साल टॉप करने वाले हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कैल्विन के साथ। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को पहले ही सवाल में करना क्या था। आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, उन्हें नहीं मतलब तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। दिस इज स्पेशली फॉर एमसीक्यू। उन्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं है बच्चों कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, उन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, और वो मतलब उनको सिर्फ इस बात से है कि जो एमसीक्यू आप लोगों को दिए गए हैं उस एमसीक्यू का आप आंसर निकाल कर दे, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, पी दे रखा है और एक क्यू दे रखा है। पी क्या है बच्चों आपके पास, ए बी का स्क्वायर दे रखा है। क्यू क्या है आपके पास, ए क्यूब बी दे रखा है। आप लोगों से उन्होंने पूछ लिया कि एलसीएम क्या होगा। भाई एलसीएम होता क्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। एलसीएम का मैं हर एक सवाल के साथ उसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, कैसे सॉल्व करा जाता है उस चीज को बताऊंगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम का मतलब होता है बच्चों की जो भी वैरायटी है आपके पास, इन दोनों नंबर्स में सारी लिख दीजिए, वैरायटी के नाम पर हमें ए और बी मिले और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि ए और बी लिख दिया। अब ए और बी की हाईएस्ट पावर लिखनी होती है हमें। ए की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 3 है। बी की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 2 है। तो ए का क्यूब बी का स्क्वायर कहाँ दिख रहा है बच्चों, सी पे दिख रहा है, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर वो मुझसे एचसीएफ निकालने के लिए कह देता तो मैं इसकी लोएस्ट पावर देख लेता, ए और बी की क्या करता, लोएस्ट पावर देख लेता। ओके, आइए जरा तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट की एक्सरसाइज और पहली वाली एक्सरसाइज दोनों की दोनों डिलीट हो चुकी हैं। तो इन दोनों के डिलीट होने के बाद ना एलसीएम और एचसीएफ वाला निकालने का जो कंफर्म बात मैं आप लोगों को कह दूं कि गारंटीड है भाई, लिख के ले लो कि ये आएगा ही आएगा, कि एलसीएम निकाल लो और एचसीएफ निकाल लो, ये डेफिनेटली लिख लो, आज लिख लो कि सचिन सर ने वीडियो में ये बात बोली थी, तो वो देंगे। क्योंकि सेम सवाल स्टैंडर्ड वालों में भी रिपीट किया है इन्होंने और इसमें भी रिपीट किया है। इसका मतलब फर्स्ट चैप्टर से इनके पास टॉपिक ही ये बच रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। और एलसीएम और एचसीएफ की जो रिलेशनशिप होती है गिवन टू नंबर्स, यानी कि वो होते हैं ना ए इंटू बी इज इक्वल्स टू में एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, वो वाला फॉर्मूला वो रहेगा ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, तो भाई वो इसका मतलब ये है कि वो आपसे निकाल रहे हैं एचसीएफ। ग्रेटेस्ट स्पीड एट विच द मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि ऐसे वो कैसे चले कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में पहुंचे, मतलब ऐसे ना पहुंचे 1.25 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, वो इस तरीके से ना पहुंचे। वो कैसे पहुंचे, वो ऐसे पहुंचे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसे पहुंचे। ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि छितरे ना फैले रहे, सीधी बात हो, क्रिस्प बात हो। तो ऐसा मैं कितने किलोमीटर की स्पीड से चलूं कि मैं एग्जैक्टली 52 किलोमीटर पर पहुंचूं, कि भाई मैं जैसे मान लो 7 की स्पीड से चल रहा हूं, 7 बिल्कुल 52 पे आगे खत्म हो जाऊं। हालांकि 7 के टेबल में 52 नहीं आता, मैं मानता हूं, मैं बस जस्ट एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब बच्चों वो आपसे पता क्या कहना चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर निकालिए जिसको मैं इनको ऐसे में तोड़ पाऊं, इसको भी और इसको भी, ऐसी चीज़ों में तोड़ पाऊं मैं इसको, जिसको तोड़ने से मुझे फ़ायदा हो पाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो कैसे टूटेगा ये, तोड़ने पर मतलब क्या मिलता है मुझे, फैक्टर मिलता है, और मुझे वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए बच्चों। तो यानी कि मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे HCF चाहिए होगा।
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 52 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 यहाँ 26, 2 यहाँ 13 और 13 यहाँ कितना आ गया 1। यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 91, यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 से भी नहीं कर सकते, 7 से कर सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आ जाइए 91 यहाँ 7 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर यहाँ 13 आ जाएगा 1 आ जाएगा। HCF क्या होता है बच्चों, HCF होता है जो दोनों में कॉमन रहा हो। कॉमन क्या रहा है बच्चों, दोनों में 13 कॉमन है बस, और 13 की लोएस्ट पावर, 13 की जो लोएस्ट पावर है वो कितनी है, 13 की लोएस्ट पावर 1 है, दैट्स इट, यानी 13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 किलोमीटर पर आवर से अगर आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली पर्टिकुलरली किसी एक नंबर पर पहुंचेंगे। जैसे 13 चौक 52 होता है तो 4 घंटे में आप यहाँ पहुंचोगे। फिर उसके बाद 13 सत्ते 91 होता है तो आप 7 घंटे में यहाँ पर पहुंचोगे, इतना किलोमीटर करोगे। ठीक है, ये इसका लॉजिक था। आइए जरा, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देखिए बच्चों अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k की बात करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इसका एक जीरोस जो है वो 2 दे रखा है। अगर बच्चों इसका एक जीरोस जो है वो 2 दे रखा है, इसका मतलब पता है क्या है कि ये इसको क्या करता होगा बच्चों, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जब मैं वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि 2 का तो स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ प्लस में 3 इंटू में क्या लिख दूंगा 2 प्लस में k इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 6, ये हो जाएगा k इक्वल्स टू में 0। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी -10। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, बताइए बच्चों मुझे, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। k की वैल्यू -10 आ रही है। अगला सवाल, ऑप्शन क्या करेक्ट है, ये करेक्ट है। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय, देखिए बच्चों कभी भी इक्वेशंस दे दी गई आपको, कभी भी इस दुनिया में कभी भी इक्वेशंस दी गई आपको करना क्या होता है भाई, आपको डायरेक्टली जो आपको पैटर्न सिखाया गया है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, वही वाला पैटर्न भाई लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 6 के अपॉन में 2 लिखेंगे, आप -3 के अपॉन में -1 लिखेंगे, आप 10 के अपॉन में 9 लिखेंगे। देखिए ज़रा यहाँ से कितना आ रहा है 3, माइनस से माइनस गया, ये कितना आ रहा है बच्चों, ये भी 3, तो 3 और 3 ये दोनों आ गए। अब ये देखिए इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो यानी कि यही दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में क्या हो रही हैं बच्चों, बराबर हो रही हैं। जब बच्चों ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दो, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। इसका मतलब बच्चों ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल की। आप कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर निकालना आना चाहिए अगर आप MCQ क्वेश्चन सबसे पहले कर रहे हैं तो। और मैं आपको कहूंगा कि MCQ क्वेश्चंस आपको पहले करने चाहिए। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में k, ठीक है, इक्वल्स टू में 0, इसके रियल रूट्स चाहिए आपको, रियल भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए। भाई रियल आपकी 10th क्लास में ही रियल रूट्स की बात हो रही है सिर्फ, तो यानी कि अगर मैं इक्वल की बात करूंगा बच्चों तो इक्वल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है बच्चों, d को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। d क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में 0, यानी कि b स्क्वायर को 4ac के बराबर रखना होता है नहीं रखना होता है। आइए ज़रा तो b का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a कितना है बच्चों 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, k आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया 4 आ गया, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 4। तो यहाँ पर ले लीजिए c इसका आंसर हो गया। बहुत ही आराम से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हो। 3 घंटे इनफ होंगे अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि जो भी उन्होंने कोर्स दिया उससे बाहर वो कुछ भी नहीं देंगे, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। कुछ जगहों पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, बस इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर वो बोल रहे हैं पेरीमीटर बताइए बच्चों। पेरीमीटर अगर मुझे निकालना होगा तो ये मेरे पास क्या है, ये 0 4 है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है बच्चों 0 0 पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है बच्चों 3 0 पॉइंट है, तो मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब आप इसी तरीके से कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये माइनस ये कर लो, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस पे 4 माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है, यहाँ पर 0 माइनस 3 कर दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस 0 कर दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए ज़रा। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, लेकिन रूट लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों
ये तो 0 ही है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन ये तो रूट लिखा हुआ है, ये कितना होता है बच्चों 3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ देखिए यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर है यानी 9 है, और यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर है यानी कि 16 है, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो 5 प्लस में 4 प्लस में 3 यही होता है बच्चों पैरामीटर। तो कितना आ जाएगा बच्चों 12 यूनिट। देख लो 12 यूनिट कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा बी, तो बी बच्चों आप लोगों का सही जवाब हो गया, 12 यूनिट इज द करेक्ट वन। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब बात करेंगे टू ट्राइंगल्स आर टू बी सिमिलर, अगर इन्हें सिमिलर करना है, ये चीज़ दे रखी है, अगर इन्हें सिमिलर करना है तो क्या करूँ। देखो बच्चों सबसे पहले तो ए को, बी को और सी को, और ध्यान रखना बच्चों मेरी बात को, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना। डी के बाद बी है, बी के बाद सी है, ऐसे ही रखा है, ऐसे ही बच्चों डी के बाद यहीं पर ई रखो, यहाँ पर एफ रखो। ये मत करना ई को वहाँ कर दिया एफ को यहाँ कर दिया, इस तरह की गड़बड़ मत करना बच्चों, क्योंकि जब सिमिलर करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि करस्पॉन्डिंग की बात हो रही होती है, तो ध्यान रखें जैसे ये लिखा है वैसे ही अगला वाला लिखना होता है हमें। कह रहे हैं कि इसके अपॉन में ये रख दिया, और फिर क्या है बी सी, फिर बी सी के अपॉन में बच्चों ये रख दिया आपने। ठीक है, यानी कि आपने कह दिया कि ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ, आपने ये बात बोल दी। अब कौन से जो एंगल है वो सिमिलर हो जाए, कौन से एंगल इक्वल हो जाए, जिससे ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाए, वो करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता, देखो आपको पता है एस ए एस, यानी कि इन दोनों साइड के जो रेशोज हैं वो सेम होने चाहिए, और ये वाला एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला एंगल कहाँ आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो यानी कि बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें, एक मिनट एफ डी है बच्चों, ये एफ डी है, एक मिनट आई एम सॉरी, क्या है बच्चों डी एफ लिख लो, एफ डी लिख लो, तो बच्चों यहाँ पर है ये वाला है, इसके साथ ये वाला है, तो बी सी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है, ए बी सी, और यहाँ पर बच्चों ये डी एफ है। ठीक है, यहाँ पर ये डी एफ है, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा ना फिर, क्योंकि इसके बीच में भी ये वाला एंगल आ रहा है और इसके बीच में भी बच्चों क्या आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो डी एफ, और वैसे भी बात है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि वो वाला कोऑर्डिनेट से ही दोनों की दोनों साइड निकल रही होंगी, डी ई की तरफ, डी एफ की तरफ, तो डी से ई, डी से एफ, तो एक तो डी हो गया मेन, फिर यहाँ से देखिए बी से ए, बी से सी, तो यानी कि बी हो गया, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू में एंगल डी, ये दोनों होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड से के बीच में होंगे तभी तो, क्योंकि बीच वाला चाहिए होता है मुझे। क्लियर है, तो बीच में क्या आ रहा है बच्चों, बी और डी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए बी है, यहाँ भी देखिए बी है। क्लियर है, आइए बच्चों इसका मतलब बी इज इक्वल्स टू में डी हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रही है, रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि जब वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है। वाई एक्सिस का मतलब होता है बच्चों कि एक्स की वैल्यू वहाँ पर जीरो हो जाती है। जब बच्चों एक्स की वैल्यू वहाँ पर जीरो हो जाती है, आपको ये भी पता है कि अगर मैं इसे के रेशियो 1 में डिवाइड कर दूँ, मुझे पता नहीं है इसको, तो मैं क्या करूँगा, के रेशियो 1 में डिवाइड कर दूँगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 माइनस का 6 है, -1 -4 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये पहला वाला इधर की तरफ जाएगा, ये दूसरा वाला इधर की तरफ जाएगा, तो 1 5 के पास जाएगा, ये आ जाएगा, के इधर जाएगा तो माइनस का के आ जाएगा, अपॉन में के प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, के इधर जाएगा, माइनस का 4 के आ जाएगा, फिर 1 इधर की तरफ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा। अब वाई एक्सिस की बात करें तो ये जीरो होगा, ये वाई कुछ रहेगा, इसको इक्वेट कर देते हैं। तो भाई लोग 5 माइनस में के अपॉन में के प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 5 माइनस में के इक्वल्स टू में 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। क्लियर है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। तो के की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 रेशो 1 हो जाएगा। 5 रेशो 1 कहाँ है बच्चों, ये दे रखा है, और देखिए यही आपका जवाब आ रहा है। इज इट क्लियर, हम लोगों ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाया जो कि यहाँ से निकला, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से मुझको पता चल पाया कि वाई एक्सिस की जब बात होती है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 आ रहा होता है। क्लियर है एवरीवन, यस और नो, ठीक है जी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों, जब आप इस चैप्टर पर पहुंचेंगे तो भी आप कर पाएंगे। देखिएगा हमेशा क्या होता है कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। इधर भी क्या होता है बेटा, 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब पता क्या होता है, 180 डिग्री उनका सम होता है। यानी कि एंगल ये जो 50 डिग्री है प्लस में अगर आप एंगल ए ओ बी कर दोगे ना, तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के।
तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों, 130 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल पूछ क्या रहे हैं, ओ ए बी पूछ रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। अब देखो जरा, ये वाला एंगल तो आपको पता चल गया कितना है बच्चों, 130 डिग्री है। आपको पता है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है, बराबर है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा बेटा, थीटा, क्योंकि लेंथ सेम है इसलिए एंगल क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो थीटा प्लस में 130 डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा। वो वहाँ चला गया तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों, आपके पास 50, 180 में से 130 गए 50, इससे कैंसिल आउट हो तो 25 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 25। तो 25 कहीं दे रखा है भाई, ए। पहला ही ऑप्शन बच्चों आप लोगों को दे रखा है कितना, ए दे रखा है। क्या बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बड़ा ही क्लियर जवाब है, बड़ा ही आराम से आने वाला आंसर है बच्चों, बहुत आराम से निकल सकता है, ठीक है। आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखता हूँ अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल बच्चों आप लोगों से बड़ा ही मासूम सा सवाल है, पूछ रहे हैं कि साइन ए जो है 1/2 दे रखा है। सबसे पहले बच्चों ऐसा ये बात बताओ मुझे, साइन 1/2 आता कब है? साइन 1/2 आता है बच्चों साइन 30 डिग्री पर आता है। अब इसको और इसको अगर इक्वेट करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब वो पूछ रहे हैं सेक ए यानी कि सेक 30 डिग्री, यानी कि बच्चों सेक 30 डिग्री क्या होता है? सेक 30 डिग्री का मतलब होता है 2/√3, 2/√3। बस ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 2/√3 सेक ए पूछा है 30 डिग्री पर। कॉस 30 डिग्री कितना होता है भाई? कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 होता है। तो ये 2/√3 हो जाएगा। और अगर मान लो मैं √3 से डिवाइड भी कर दूं इसको तो 2/√3, तो भी यार यहाँ पर ये वाला आंसर नहीं रहेगा। मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी। साइन 30 सेक ए तो उसका उल्टा ही हो जाता है। तो 2/√3/2 √3/2 1/2 इज 30 डिग्री, 30 डिग्री इज दिस। तो बच्चों √3/2 हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा बच्चों, कोई ना कोई तो मिस्टेक है यहाँ पर कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है हमको ये देखना पड़ेगा। पर मुझे जो लग रहा है ना, मुझे पर्सनली जो लग रहा है ये गलत है। यहाँ पर 2/√3 ही होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि सेक 30 जो है √3 होता है, 30 इतना ही होता है। आप ये लेकर के चलिए, इनका ये वाला जो जवाब है बच्चों वो गलत है, यानी कि इनका क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो फॉल्ट है, वो गलत है, इसका आंसर गलत है। और इवन कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये बच्चों हम लोगों को सवाल दे रखा है, क्या करना है इसमें, हम लोगों को दे रखा है कि कॉस का स्क्वायर ए प्लस में साइन का स्क्वायर ए। अब आप बोलेंगे सर √3 लिखना भूल गए आप, मैं बेटा √3 कॉमन ही ले लिया। तो मतलब एक्चुअल में मतलब थोड़ा ज़्यादा फनी नहीं था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बात को समझने की कोशिश करनी है, बात को रखने का जो मतलब है वो समझो कि √3 बाहर निकाल लिया तो ये तो भाई कुछ भी नहीं बचा, ये तो 1 हो गया ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो सब 1 होता है ना, तो √3 आ गया भाई। तो √3 आ गया तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि बच्चों आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आ रहा है वो सी आ। क्लियर है? आओ भाई लोग ये देख लो, ये सवाल कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो, क्योंकि आप लोग यार टॉपर लोग हो, आप लोग कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। क्यों भाई, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? आखिर में आते आते बच्चों कितना आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा। भाई cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जरा कमेंट में लिख दो। तुम सोच रहे हो कहाँ से लिख दूं? अरे लिख दो, क्योंकि कमेंट में इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि cos 90 क्या होता है बच्चों, 0। और तुम यहाँ से मल्टीप्लाई बहुत मेहनत करते करते आए हैं और cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे ही बच्चों ये 0 हो गया, अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चों, आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों और देखते हैं जरा हमारा नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर सर्कल की बात करोगे तो 2πr होता है, स्क्वायर की बात करोगे 4a होता है। ये बात उन्होंने हमें कह दी। फिर वो बोल रहे रेशियो बता दो, तो इसका अगर सर्कल के एरिया की बात करो πr² होता है, इसकी बात करो तो a का स्क्वायर होता है, यही होता है। रेशियो निकालने के लिए मुझे सबको एक टर्म में चाहिए होगा। यहाँ पर r² दे रखा है, यहाँ पे a² दे रखा है। पाई की जगह पे आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, पाई की जगह पे क्या होगा, आप लोगों को हमेशा 2/22/7 रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो क्या करनी है बात मुझे, यहाँ पर देखिएगा 2 से ये गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा भाई, ठीक है। ये 22r/7 इज इक्वल्स टू में 2a हो गया। r की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो 7 को वहाँ भेज दूंगा बच्चों, 7 इंटू में 2a अपॉन में 22 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू में 7a अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 11। यहाँ पे रख देते हैं, अपॉन में रख देते हैं, इसको a स्क्वायर करना है तो पाई की जगह पे क्या लिख दूँ बच्चों 22/7, और r की जगह पे r कितना आ रहा है 7a अपॉन में 11 इंटू में 7a अपॉन में 11, क्योंकि बेटा r का क्या होना था स्क्वायर, तो r कितना आ रहा था 7a/11 7a/11 अपॉन में a का स्क्वायर रखना है। इससे ये गया तो यहाँ पे 2 आ गया, 7 से 7 चला गया। क्लियर है बच्चों बात, कोई दिक्कत कोई इशू कुछ भी नहीं है। अब देखिए a स्क्वायर से ये दोनों के दोनों a उड़ गए, अब बच कितना आ रहा है, सिंपल बात समझ लो, ऊपर बच रहा है 7, नीचे बच रहा है बच्चों 11, ठीक है, और ऊपर एक बच रहा है ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 14 अपॉन में 11, यानी कि 14:11 आ रहा है। देखिए 14:11 कहाँ है, ये रहा बच्चों। तो बी जो है बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बच्चों मैंने बात यहाँ पर आप लोगों को बता दी, ठीक है जी। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वो देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। कह रहे हैं कि 2 सर्कल है, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर बच्चों क्या हो गया 2, उनकी रेडियस का रेशो दे रखा है, ये r1 हो गया मान लो, ये क्या हो गया बच्चों, ये मान लीजिए r2 हो गया। तो r1 अपॉन में r2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। मुझे बताइए यस और नो का जवाब दे दीजिए बच्चों, मुझे यस और नो का जवाब दे दीजिए, ठीक है जी। अब वो बोल रहे हैं इनका रेशो निकालो, तो भाई सर्कल 1 और सर्कल 2 अगर तुम इनके एरियाज का निकालना है तो पाई r1 का स्क्वायर पाई में r2 का स्क्वायर करोगे बच्चों, तो यानी कि पाई से तो पाई गया, हटा दो इसको, तो बचेगा कितना r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। तो r1 अपॉन में r2 कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है, उसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 16 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यस और नो बताइए मुझे, 16 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 9, तो 16 अपॉन में 9 हो गया। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला और सॉलिड का मतलब है पूरा भरा हुआ है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो आधा तो सर्कुलर होगा, जैसे मान लो पूरी बॉल है, बॉल को बीच में से काट दोगे तो इधर की तरफ से तो सर्कुलर रहेगा, पूरा स्फीयर वाला रहेगा, लेकिन इधर की तरफ से एक सर्कल बनेगा, अगर ऊपर से देखोगे तो सर्कल बन रहा होगा। यानी कि बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसका, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r का स्क्वायर प्लस में पाई r स्क्वायर, क्योंकि टोटल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब आधा काट दिया तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया, पर क्योंकि ऊपर एक सर्कल भी आ रहा है तो उसकी वजह से ये ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 पाई r का स्क्वायर। r कितना दे रखा है बच्चों 7, तो 3 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 आ गया, एक ही है, ठीक है। 7 से 7 चला गया तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 666 इंटू में 7 7 6 42, यहाँ पे आ गया 4 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं आप। लेकिन पाई उन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, ये हमारी गलती हो गई बच्चों। तो 3 इंटू में पाई 7 इंटू में 7 हो गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 49 पाई, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 27, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 चौक 12 और ये कितना आ जाएगा इतना पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 147 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों डी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 15वें का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और अगले सवाल की बात कर लेते हैं आप सभी लोगों से कि यहाँ पर अब क्या होगा। यहाँ पर बच्चों मॉडल क्लास की बात हो रही है, तो मॉडल क्लास वो होती है जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी बच्चों, यहाँ पर होगी। देख लीजिए फ्रिक्वेंसी आपको 20 पे सबसे ज़्यादा लग रही है। अब इसमें 15 से 20 तक जा रहा है, वो बोल रहे हैं अपर, लोअर की बात नहीं करें, अपर लिमिट की बात करें। तो अपर लिमिट कितनी है बच्चों, इसमें 20 है, तो सी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये आपके पास क्या हो जाता है, ये एक्स आई हो जाता है, ये एफ आई हो जाता है। आपको एक और काम करना पड़ता है, एफ आई इंटू में एक्स आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 3y आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में करना क्या पड़ता है, इन सब का जो है बच्चों हम लोगों को सम निकालना पड़ता है अपॉन में 4 5 9 9 और y यहाँ पर 3 है, 9 और 12 हो जाएगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 12 प्लस में y। अब इज इक्वल्स टू में किसके बराबर है, 2.6 के बराबर है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए।
ये भी 14 है बच्चों, ये भी 14, 14 14 कितना हो जाएगा बच्चों 28 प्लस में 3y अपॉन में 12 प्लस में y इज इक्वल्स टू में 2.6। ठीक है, मैं इसको उधर भेज देता हूँ। तो 28 प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 12 इंटू में 2.6, 12 इंटू में 2.6 प्लस में 2.6y, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर। तो 3y माइनस में 2.6 इज इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा वैसे 26 दूनी 2 52, 260 और 52 कितना होता है बच्चों 2, हाथ से लगाए 312, एक के बाद पॉइंट लग रहा है 31 पॉइंट, तो यहाँ पे 31.2 हो जाएगा बच्चों। और प्लस में माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस में आपके पास आ जाएगा 28। तो आपके पास बच गया यहाँ पर ये y है, आपके पास बचेगा बच्चों 0.4y इज इक्वल्स टू में, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 28 3.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया क्योंकि एक एक पॉइंट था, 4 से ये गया, तो y इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि 8 आपका जवाब होगा और आप लोगों ने 8 निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने बच्चों मीन की बात की थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक्सआई इंटू पे एफ आई कर रही है। आपने 9th क्लास में भी आई थिंक देख लिया होगा। मीन का बहुत बेसिक फॉर्मूला लगाया, इसमें बहुत ज़्यादा काम ताम किया ही नहीं इन लोगों ने। आइए सर अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, एक कार्ड के बारे में दे रखा है, आपको मैं कार्ड की नॉलेज दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर किंग है, जैसे मैं सबसे पहले मान लीजिए आपके पास हार्ट है, डायमंड है, स्पीड है और क्लब है। इन सब में क्या होता है बच्चों, किंग होता है। इन सब में बच्चों क्या होता है, क्वीन। इन सब में बच्चों जैक। इन सब में बच्चों एस। फिर 10 से लेकर के 2 तक की गिनती, 10 से लेकर के 2 तक की गिनती, 10 से लेकर के 2 तक की गिनती, 10 से लेकर के 2 तक की गिनती। और ये टोटल कितने होते हैं बता दूं मैं, ये 9 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, ये वाले जो नंबरिंग वाले होते हैं 9 होते हैं। कितने होते हैं ये बच्चों, ये 9 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, सॉरी 9 होते हैं। ये कितने होते हैं बच्चों, 9 होते हैं। ठीक है, 9 होते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेड की। तो भाई ये दोनों ही क्या होते हैं भाई, वो रेड होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। वो बोल रहे हैं रेड फेस फेस कार्ड बच्चों सिर्फ यही होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो बोल रहे हैं रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड तो बच्चों सिर्फ इतने से ही होंगे। वो बोल रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो हमारे फेवर में क्या हो गया 6। टोटल कार्ड कितने भाई 52। और यहाँ पर ये अगर मैं कट करूँगा 2 के टेबल से, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3, यहाँ आ जाएगा बच्चों 26। तो 3/26 कहीं है, 3/26, 3/26 ए पे दे रखा है बच्चों। तो यानी कि बच्चों ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई। मैंने क्या किया, फेवरेबल अपॉन में टोटल, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जरा देखिएगा यहाँ पे इन क्वेश्चन दिस 19 एंड 20 वो आप लोगों को बताना है असर्शन रीजन। पहला वाला क्या होता है, जब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है वो एक्चुअल में सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। बी क्या होता है, जब एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होती। सी क्या होता है, जब असर्शन सही होता है रीजन गलत होता है। और डी क्या होता है, जब असर्शन जो है वो गलत होता है और रीजन जो है वो सही होता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर पहला असर्शन क्या है। यहाँ पर असर्शन देखिए बच्चों, बहुत आराम से समझिए। HCF ऑफ दिस, यानी कि ए को मान लीजिए 510 है, बी को मान लीजिए 92 है। बोल रहे हैं HCF जो आ रहा है बच्चों इनका वो कितना आ रहा है, वो 12 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। LCM ऑफ 510, अब इसका LCM जो है वो इतना आ रहा है भाई। अगर मान लीजिए वो इसका LCM आ रहा है तो हम लोगों को तो फॉर्मूला पता है ना, HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू में A इंटू में B। तो यानी कि 510 इंटू में 92, HCF कितना है 2, और ये कितना दे दिया बच्चों 32,460। ठीक है, क्या ये दोनों की दोनों चीजें इक्वल आ सकती हैं बच्चों? हम लोगों को यहाँ पर ये वाली बात बतानी है कि क्या ये दोनों की दोनों चीजें इक्वल आ सकती हैं। लेकिन यार पता है, मैं तुम लोगों को बस एक ही सलाह दूंगा कि तुम नॉर्मल कॉमन सेंस भी जोड़ोगे तो देखो ये 32,000 है, ये 510 है। अगर मान लो ये 100 भी होता तो भी इसका मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 51,000 ही आता। अगर ये मान लो 100 भी होता तो यहाँ पर यार तुम इतना ही रखो, 32 का 2 गुना कितना होता है, 64,000 होता है। इसको बढ़ाने पर भी ये इसके बराबर नहीं आ पा रहा, यानी कि ये तो नॉट इक्वल रहेगा ही रहेगा। सिंपल कॉमन सेंस है। तो यानी कि इसका असर्शन बच्चों जो है वो गलत हो गया है, इसका असर्शन गलत हो गया है। इसका मतलब ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते। एक ही आंसर बनता है इसका कि भाई यहाँ पर आपके पास असर्शन गलत होगा, यानी कि डी इसका आंसर बन जाएगा। रीजन मेरे ख्याल से चेक करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डी डायरेक्ट बनता है। अब क्योंकि असर्शन गलत है, रीजन एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है यार, यही फॉर्मूला होता है, दैट्स इट। तो बच्चों डी आपके पास इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है ये भी देख लेते हैं।
भाई देखिए, पहली बात, रीजन में फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई एक फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला हम सबको पता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m इंटू में x2 प्लस पे n इंटू में x1 अपॉन में m प्लस में n, और कोमा लगा करके my2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n। द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 5 6 इंटरनली 1:2। इंटरनली ये 1:2 में बांट रहे हैं। द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरनली डिवाइड्स बाय दिस। तो वो बोल रहे हैं द रेशियो इन विच, जिस रेशियो में ये बांट रहे हैं इसको, इन दोनों को, वो कितना है, 1:2 है। तो आप इस चीज को वेरीफाई करने के लिए k/1 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए k/1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 - 3 और यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 5 और 6। तो बोल रहे हैं द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इंटरनली, तो कौन सा रेशियो रहेगा, वो पॉइंट कौन सा रहेगा, ओके 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 ओके, द रेशियो इन विच द, ठीक है, ये इतना दे रखा है इंटरनली, तो यहाँ पर अगर आपको पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, वो बस इतना बोलना चाह रहे हैं, असर्शन देना चाहते हैं, और फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं इसमें फॉर्मूला ये वाला रहेगा, एज ऑब्वियस एज अ फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है कि इंटरनली डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि इंटरनली में पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है सब कुछ। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। The ratio in which the line segment joining this internally is 1:this। तो बस बात खत्म हो गई बच्चों। 1/2 में यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा और फॉर्मूला यही वाला अप्लाई होना होता है। दैट्स इट, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है, ये चीज़ सही है और इस पे यही फॉर्मूला लगेगा। ये असर्शन वाली बात बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल सही दे रखा है, तो यानी कि बच्चों ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने सेक्शन ए को यहाँ पर खत्म कर लिया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे सेक्शन बी के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से सेक्शन बी में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और कुछ ही देर में वो वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का लिंक आप लोगों को दे रखा है, नंबर सेव कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक अपडेट सबसे पहले आ सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।